हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। मैं संजय फोले और आप देख रहे हो अपना फिजिक्स फोल। राइट, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ सिस्टम दिए थे हमने और वो इक्विलिब्रियम में थे, तो वो उस तरह के इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम्स में फोर्स को किस तरह से एनालिसिस किया जा सकता है और उनमें से कुछ फोर्सेस हमें पता है और जो अननोन फोर्सेस है उन्हें कैसे निकाला जा सकता है, ये आपने पिछले क्लास में हमने देखा था। आज के लेक्चर में भी कुछ और हम इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करके फिर इसके बाद इसी लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रहा कोई ब्लॉक, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रहा तो फिर वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो उसका एक्सेलरेशन किस तरह से ढूंढा जा सकता है, ये आज हम इसकी चर्चा करने वाले। तो फिलहाल मैंने और दूसरे दो छोटे छोटे से और भी सिंपल से आसान से कुछ और इक्विलिब्रियम वाले ही सवाल लिए हैं। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, ये वाला जो प्रॉब्लम है हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे तीन स्ट्रिंग्स है। यहाँ पर किसी पॉइंट से कनेक्टेड है, ये पॉइंट को जुड़े हुए हैं और इस पॉइंट से एक ब्लॉक लटका दिया गया है जिसका मास है स्मॉल है। और ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग किसी और दूसरे ब्लॉक को लटका दिया गया है जिसका मास है कैपिटल M, और फिर से ये वाला ब्लॉक फिर ऐसे किसी सपोर्ट से लटका दिया गया है। तो हमें इसमें पूछा जा रहा है कि ये एंगल, ये अगर ये पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, द थिंग इज व्हाट, क्या बताया गया, ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये थीटा की वैल्यू निकालनी हमें गिवन टर्म स्मॉल m और कैपिटल M के टर्म, ये हमारा कंडीशन। तो देखिए कैसे एनालिसिस करेंगे। यहां पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी नंबर 1, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन से डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं ये वाले पॉइंट की, देखिएगा इसके ऊपर एक रस्सी इधर पकड़ खींचेगी, 3 डिफरेंट रस्सियां है तो तीनों में अलग अलग टेंशन होना चाहिए। तो ये वाली जो रस्सी है पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ, यानी इधर खींचेगी, राइट, इसे T1 कहेंगे। और ये जो रस्सी है ये भी पॉइंट से दूर और अलोंग द लेंथ ऑफ द रस्सी खींचेगी, तो इसे T2 बोलेंगे, T2। हमेशा एक बात बताता हूं आपको, याद रखिएगा, जब अगर दो स्ट्रिंग्स ऐसे है, मासलेस है, हमारी जो आइडियल सिचुएशन जो भी हम मान रहे हैं वही सिचुएशन है, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। मासलेस तो होता नहीं लेकिन लाइट है मान लीजिएगा। अगर कोई दो स्ट्रिंग्स इस तरह से अगर सिमेट्रिकल है, यानी सिमेट्रिकल कैसे, ये वाला एंगल और ये एंगल फॉर एग्जांपल सेम होगा, सिमेट्रिक है, दो स्ट्रिंग्स इस तरह से अगर सिमेट्रिक है और कोई और अन्य स्ट्रिंग्स नहीं है कनेक्टेड, ये चाहे कहीं पर भी कनेक्ट होने दीजिए, अगर सेम पॉइंट से जुड़े हुए दो स्ट्रिंग्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, कैसे बोल रहे हो आप इनको सिमेट्रिक, इस वर्टिकल लाइन के साथ ये वाला स्ट्रिंग कितना एंगल बनाएगा, ये वाला भी वही एंगल बनाएगा। तो उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में, ये जब दो स्ट्रिंग सिमेट्रिक है तो उस पर्टिकुलर केस में इसमें जो टेंशन होगा इसमें भी वही टेंशन होगा, तो इसमें अलग और इसमें अलग टेंशन कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि अगर ये वाला एंगल थीटा और ये कुछ और एंगल फाई अगर दिया होता हमें और ये थीटा और फाई एक दूसरे के बराबर नहीं होता, तो उस केस में यकीनन हमें इसमें टेंशन अलग कंसीडर करना पड़ता और इसमें टेंशन अलग लेना पड़ता, क्योंकि टेंशन अलग अलग होता था उस केस में। तो इस बात को हम समझ लेते हैं, जब भी दो स्ट्रिंग्स सिमेट्रिक होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, तो इसमें का टेंशन और इसमें का टेंशन सेम होगा। तो इस छोटी सी ट्रिक का हम फायदा यूज करेंगे यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम में, ताकि थोड़ी सी हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखिएगा, चलो अभी इसकी एफबीडी बनाते हैं सर। इस पॉइंट के ऊपर जैसे कि एक टेंशन इधर लग रहा है जिसका नाम है T1, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स देखिए सिमेट्रिक है, ये वाला एंगल 45 है, ये भी 45 है, एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई है। तो दोनों में भले ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स होने के बावजूद भी उनमें टेंशन जो है वो सेम ही होगा, क्योंकि वो दोनों सिमेट्रिक है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला पॉइंट इस रस्सी की वजह से भी नीचे खींचे जाएगा, पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ ऑफ द रस्सी, यानी इसमें जो टेंशन होगा उसे T2 बोलेंगे, राइट। तो इसके अलावा ये वाले पॉइंट पे किधर लगेगा इस रस्सी में का टेंशन, इस पॉइंट के ऊपर लगेगा ऐसा। ये ऑब्वियसली एक ही रस्सी है तो ये वाला टेंशन T2 है, तो ये भी T2 ही होगा। इससे मैं सेपरेट करना चाहता हूँ इस ब्लॉक को। हाँ, अब देखो फिर से वही बात है सर, इस ब्लॉक के ऊपर धरती माँ नीचे खींचेगी इसको अपने सेंटर की तरफ, इसका मास स्मॉल mg। ओके, अब बात करते हैं, हम इसकी एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर भी आप देखो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ये वाले पॉइंट को ये वाली रस्सी इधर T1 से खींच रही है, तो ये वाले पॉइंट को भी ये रस्सी T1 से ही खींचेगी, लेकिन याद रहे
पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ, जैसे इधर, इसको हम T1 कहेंगे। सर ये वाली रस्सी भी तो इसे खींचेंगी, इसे T1 कहा हमने, तो ये वाली रस्सी भी इसे खींचेगी, इसे हम समथिंग, ये T2 हो गया, T1 हो गया, तो इसे हम T3 कहेंगे, राइट। पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ ऑफ द रस्सी। और बता, इसके ऊपर और कोई फोर्स लग रहा है क्या? ये वाले ब्लॉक के ऊपर एक लग गया है T1, ये रस्सी, ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, इसे इधर पकड़ के खींच रही है, राइट। अब ये वाली जो रस्सी है इसे ऊपर पकड़ के खींच रही है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई और फोर्स लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसे लगेगा, क्योंकि अर्थ तो गॉगल लगा के तो नहीं बैठी है, तो अर्थ भी इसे खींचेगी। इसका मास अगर कैपिटल M है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा mg। तो इतने फोर्सेस हम लग रहे हैं। तो 3 डिफरेंट बॉडीज है। देखिए अभी हम जब मैं एनालिसिस करता हूं तो ये वाले पॉइंट के लिए अलग एक बार मुझे FBD बनानी पड़ेगी, इस ब्लॉक के ऊपर इस ब्लॉक के लिए भी बनानी पड़ेगी, और ये वाले इसके लिए भी बनानी। चल तो हम बात करते हैं ये वाले पॉइंट की। तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 क्या बोला मैंने कि 2 परपेंडिकुलर लाइनें मारो। आप तक तो सब लोग सीख चुके हो कि लाइन कैसी मारते हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइन, राइट। एक लाइन इधर है, दूसरी लाइन ऐसी है, ओके। और अब देखो कौन से फोर्सेस लाइन की डायरेक्शन में, T1, T2, इन तीनों में से कौन से फोर्सेस लाइन की डायरेक्शन में? ये T2 लाइन की डायरेक्शन में, T1 भी बीच में है x और y के, और इधर वाला भी T1 x और y के बीच में है, तो तोड़ने की आवश्यकता इन दोनों को भी है, T1 को, इस T1 को भी, इस T1 को। इस T1 का इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला क्या होना चाहिए? T1 cos 45, और इधर वाला भी T1 cos 45। तो आप देख सकते भाइयों, इधर का T1 cos 45 और इधर का T1 cos 45 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, है ना, x डायरेक्शन में, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इस पॉइंट पे इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? इस T1 का साइन कंपोनेंट, इधर इस T1 का साइन कंपोनेंट sin 45, और इस T1 का भी sin 45। देखो शायद ज्यादा ऊपर हो गया ये, हाँ इधर ही लग रहा है, इसे हम यहां से दिखाएंगे। इधर क्या लग रहा है? इधर T1 sin 45, और इसका ये जो T1 है ना इधर, इसका भी एक तो sin 45 इधर लगेगा, उसे और एक बार लिख लीजिएगा, T1 वो भी T1 sin 45 है, T1 sin 45। तो इस पॉइंट के ऊपर कुल मिला के ये डायरेक्शन में तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को वैसे ही कैंसिल आउट करें, तो इसे नहीं भी लिखेंगे तो दोनों इक्वल फोर्सेस है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी इसमें T1 इसमें T1 लिया। अगर T1 T2 अलग लेता इसमें कुछ और T1 डैश मान लेता टेंशन, तब भी इसका कंपोनेंट इधर T1 डैश cos 45 और इसका T1 cos 45 कट जाता, T1 और T1 डैश इक्वल हो जाता। तो ये सब करने के बजाय जब सिमेट्री हो तो टेंशन सेम ले लो, बस काम हो। तो अभी इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकली ऊपर वाले डायरेक्शन में ये 2 फोर्सेस ऊपर पकड़ के खींच रहे हैं, और ये T2 नीचे पकड़ के खींच रहा है, तो टोटल फोर्स तो इसके ऊपर 0 होना चाहिए। तो टोटल फोर्स 0 करते हैं भाई, तो ऊपर क्या लग रहा है? T1 sin 45 और ये T1 sin 45, यानी 2 बार T1 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये 2 T1 sin 45 ऊपर लग रहे हैं और T2 नीचे लग रहा है। ऊपर लग रहा है इसे प्लस ले लेंगे, और ये T2 नीचे लग रहा है इसलिए माइनस ले लेंगे इसे, और टोटल तो 0 कर दीजिएगा। इसमें से T2 और T1 के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो इधर 2 है और नीचे √2 है, तो ये √2 into T1, this will be the relation between the tension in this string and in these 2 strings। तो इस पॉइंट का तो हो गया। अब बात करते हैं इस वाले की। अब इसकी FBD अगर हम बनाते हैं तो काफी आसान है मेरे ख्याल से। देखो इसके ऊपर T2 लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो सही बात है, और ये कहीं पर भी नहीं जा रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो T2 की वैल्यू सिंपली mg के बराबर है। तो T1 की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो T2/√2 यानी mg/√2 के बराबर होनी चाहिए। तो T2 की वैल्यू mg है, T1 की वैल्यू mg/√2 है। अब रही बात ये वाले ब्लॉक की, इस वाले ब्लॉक के ऊपर भी अभी देखिए कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है T3, एक लग रहा है कैपिटल mg, और एक लग रहा है T1। तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, 3 अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो यहां पर भी आपको 2 डायरेक्शंस की जरूरत होगी। तो 2 डायरेक्शन लीजिएगा, मान लीजिएगा ये हमारा एक एक्स एक्सिस है, चॉइस आपकी है कौन सी डायरेक्शन में लेना है, लेकिन कन्वीनियंट डायरेक्शन हमेशा लेना अच्छा होगा। अगर इसको एक लाइन हमने एक्स एक्सिस माना, दूसरी लाइन वाई एक्सिस मानी, तो देखो थोड़ा सा मैं प्रॉपरली ड्रॉ करता हूं इसको यहाँ पर। तो ये m मास वाला ब्लॉक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसके ऊपर इधर लग रहा है T3, और ये T3 जो है हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ यानी x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और कैपिटल mg नीचे लग रहा है। इसके अलावा इसके ऊपर इधर
कुछ 40, ये जो देखिए बाद में देखेंगे कौन सा एंगल होगा। ये एक फोर्स तो इधर भी तो लग रहा है, ये लग रहा है T1। अब देखो ये T1 इसके साथ 45 बना रहा है, तो ये भी तो 45 होगा देखिए, या फिर ये और ये अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये हमारा 45 होगा। तो देखिएगा हमें समझ में आ जाएगा सर, अभी इनमें से 3 फोर्सेस लग रहे हैं सर, T1 mg कैपिटल mg और ये T1 सॉरी ये T3 T1 और कैपिटल mg, ऐसे 3 फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसमें से किसे तोड़ना है किसे नहीं तोड़ना है, अगर हम देखते ध्यान से तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये 3 फोर्सेस में केवल और केवल mg ये एक ऐसा फोर्स है जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, बाकी T3 और T1 दोनों बीच में है, तो दोनों को तोड़ने की आवश्यकता है। तो T3 बीच में है, इसको तोड़ डालो। ये T3 का इधर वाला कंपोनेंट कॉस की तरफ, थीटा की तरफ कॉस वाला कंपोनेंट होता है, T3 कॉस थीटा, इधर वाला T3 साइन थीटा, इधर वाला ये 45 है, तो इधर T1 cos 45, cos 45 को मैं अब सीधे लिख देता हूँ T1/√2, और नीचे लगेगा इधर T1 हाँ इधर भी T1 sin 45 यानी T1/√2। तो ये वाले पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में इधर T3 sin थीटा लग रहा है और नीचे mg लग रहा है और साथ ही साथ में T1/√2 लग रहा है। तो ये डायरेक्शन में तो टोटल फोर्सेस 0 होनी चाहिए, यानी ऊपर जो भी फोर्सेस लगते होंगे उतनी फोर्सेस नीचे भी लगते होंगे, तभी तो दोनों का कैंसिल होता होगा, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन कैंसिल हो रहा है। तो देखिए इक्वेशन कैसा बनेगा, T3 sin थीटा के बराबर mg प्लस T1/√2, बट ऑलरेडी मेरे ख्याल से हमने T1 की वैल्यू स्मॉल mg/√2 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर T1 के जगह पे अगर mg/√2 लिखता हूं और पहले से इधर एक √2 है, तो पूरा ये मिलके स्मॉल mg/2 हो जाएगा। अच्छा ये वाला mg कैपिटल mg है यार, और ये स्मॉल mg है, ठीक है। इस पे अभी ये देखिए, इसके ऊपर x डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहा है, इधर T3 cos थीटा लग रहा है, इधर T1/√2 लग रहा है, लेकिन इधर इसको किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो टोटल फोर्स तो 0 होना चाहिए इधर, यानी का मतलब है T3 cos थीटा इधर है तो प्लस, और ये पीछे है तो माइनस, इसे माइनस कर दो, माइनस T1/√2 करो, और उधर T1/√2 माइनस क्यों लिया गया सर, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन इसके डायरेक्शन से उल्टी है, अपोजिट में, तो टोटल तो 0 होना चाहिए, क्योंकि इसको किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है इसके इधर। तो यहाँ पर T3 cos थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो T1/√2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन T1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है mg/√2, तो T1 की जगह पे mg/√2 और पहले से √2 है, तो ये भी स्मॉल mg/√2 हो जाएगा, सॉरी mg/2 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिला है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर मिला। तो नाउ T3 की आवश्यकता नहीं हमें चाहिए थीटा। तो इस 2 इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, अगर इससे डिवाइड करता हो तो T3 कैंसिल हो जाएगा दोनों में, इधर से हमें मिलेगा tan थीटा। तो देखिएगा tan थीटा की वैल्यू क्या बनने वाली है, अगर 1 और 2 ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो T3 sin थीटा बाय T3 cos थीटा, यानी sin थीटा बाय cos थीटा, यानी क्या बनना है इधर tan थीटा। तो इधर क्या बन रहा है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2 इंटू जी कॉमन लेता हूं, और इसमें स्मॉल mg/2, तो हो गया, इधर में से ऊपर नीचे जी कैंसिल हो जाता है, तो tan थीटा की वैल्यू अगर मैं m/2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों को, तो 2m/m बचेगा, और इधर m/2 और m/2 1 बचेगा दिस। तो थीटा अगर आपको चाहिए तो थीटा शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस m/m प्लस 1। सो ये जो सिस्टम है ये अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये वाला एंगल इतना होना चाहिए। सिंपल स्ट्रेटेजी लगाई सर, जितने भी पॉइंट्स है इस तरह से नॉट्स है, उन सारे पॉइंट्स के लिए अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, उनका अलग अलग इक्वेशन दिखाइए, और बाद में मैथमेटिकली तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए अभी यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें एक ऐसी सिस्टम है, एक 2 पुली से 2 ब्लॉक्स ऐसे लटका दिया और एक बीच में और एक ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक का मास सेम है, स्मॉल m और इसका है कैपिटल M, और ये सारी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ऐसा बोला गया है। तो ये इक्विलिब्रियम अगर सस्टेन होना है, ये इक्विलिब्रियम अगर पॉसिबल होना है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि स्मॉल m और कैपिटल M में क्या रिलेशन होना चाहिए। दोनों स्ट्रिंग्स जो है इधर वाले वो सिमेट्रिक है एक दूसरे से, या अगर मैं बीच में वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ इसमें, तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में दोनों सिमेट्रिक है, यानी ये वाला एंगल इधर वाला एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल फॉर एग्जाम्पल ये जो एंगल है वो है थीटा,
तो ये भी थीटा ही होगा, सिमेट्रिक। तो अगर ये सारा का सारा ये जो इक्विलिब्रियम, ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहना है, तो व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन ये कैपिटल एम मास और स्मॉल एम मास। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अब इसके ऊपर, इसकी अगर मैं एमबीडी बनाता हूँ तो देखिएगा कौन से फोर्सेस लगते हैं। ये वाली स्ट्रिंग है, इस पॉइंट को पॉइंट से दूर अलॉन्ग द लेंथ यानी टेंशन टी लगाए, मान लेते हैं। अब देखिए ये वाली स्ट्रिंग बिल्कुल एक दूसरे से सिमेट्रिक है, तो इसमें जो टेंशन होगा इसमें भी वही टेंशन होगा लगभग। तो यदि अगर मैं इसके अंदर का जो टेंशन टी मानता हूं तो इसके अंदर जो टेंशन होगा उसे भी हमें टी मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे तीसरा टेंशन T3 होता नीचे, इस पॉइंट से नीचे, और वो T3 टेंशन जो है इस ब्लॉक के मास को बैलेंस करता है। तो T3 जो लगेगा, मैं एक स्टेप को कम करना चाहता हूँ, ये जो T3 इसमें जो आएगा वो इस ब्लॉक के वेट के बराबर होगा। मैं डायरेक्टली उसको mg, कैपिटल mg बोलता हूँ, ठीक। कंफ्यूजन तो नहीं ना। जैसे ये वाला पॉइंट जो है नीचे खींचा जाता है, और इस पॉइंट को एक्चुअल में कौन खींच रहा है, ये जो रस्सी है ना यहाँ पे बीच में ब्लॉक और इस पॉइंट से, ये रस्सी से नीचे खींचेगी T3 से, समथिंग T2 से खींच रही है, मतलब T डैश से खींच रही है, तो ये T डैश, और एट द सेम टाइम ये जो रस्सी T डैश जो है इस ब्लॉक को भी खींचेगी ऊपर, तो ये T डैश की वैल्यू ब्लॉक के वेट के बराबर होगा। तो यहाँ का जो टेंशन है वो सीधे मैं m3 mg के बराबर ले रहा हूँ। ये जो इस रस्सी में जो तीसरी रस्सी है ना इधर इस ब्लॉक से लटकी हुई है, उसे मैं सीधे mg कहता हूँ। तो बीच में एक स्टेप मैं गायब करना चाहता हूँ, राइट। उसी तरह से ये जो ये तो रस्सी एक ही है, इसमें सारे पॉइंट के पास टेंशन होगा, तो ये वाले पॉइंट को, ये वाली रस्सी किधर, पॉइंट से दूर अलॉन्ग द लेंथ, ये पॉइंट से दूर अलॉन्ग द लेंथ, ये जो टेंशन है T, और इसके ऊपर भी तो फोर्स लगेगा ग्रेविटी का, वो लगेगा स्मॉल mg, इसके ऊपर लगने वाला कैपिटल mg। चलिए इसे सॉल्व करना है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो एंगल है इसे थीटा पकड़ते हैं, ये भी थीटा होगा, सिमेट्रिक है इसके कारण, ओके। देखिएगा इसके ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है mg, तो T बिल्कुल स्मॉल mg के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, ये वाले पॉइंट पे देखिएगा, इस पे इधर एक लग रहा है टेंशन T, इधर एक लग रहा है टेंशन T, और ये भी थीटा, ये भी थीटा, और नीचे mg लग रहा है, कैपिटल mg लग रहा है ना। एक्चुअल में T डैश लग रहा था, उसकी वैल्यू mg के बराबर इक्वल कर दी। फिर से हमको वही स्ट्रैटेजी नंबर 2, दो डायरेक्शन लिए, इधर एक इधर एक, और हम देख सकते हैं इसमें ये एक हमारा x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है, ये T और ये T बीच में है, तो इसे तोड़ दो, इसे तोड़ेंगे तो T साइन थीटा, इसे भी तोड़ेंगे तो इधर T साइन थीटा। आप देख सकते हैं ये वाला T साइन थीटा, ये वाला T साइन एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो रहा है, तो ये T का ये इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट बच रहा है, T cos थीटा, तो इस T का भी इधर वाला कंपोनेंट T cos थीटा बन रहा है, तो इसे, तो कुल मिला के ये वाले पॉइंट पे ये वाली रस्सी इधर T cos थीटा से खींचेगी, ये वाली रस्सी भी इसको, ये वाले पॉइंट के ऊपर T cos थीटा से खींचेगी, तो कुल मिला के ये वाले पॉइंट पे ऊपर वाली डायरेक्शन में 2T cos थीटा फोर्स लगी और नीचे वाली डायरेक्शन में mg लग रहा है ना। तो फिर ये वाला पॉइंट तो इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल फोर्स तो 0, ऊपर वाले नीचे वाले फोर्सेस का समेशन 0, यानी 2T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी। और हमें ये बात भी तो पता चली है सर कि यहाँ पर इसका जो टेंशन होगा T, इस रस्सी में जो टेंशन है स्मॉल mg की, इसके वेट के बराबर है, तो T की वैल्यू हमें ये भी पता है स्मॉल mg, तो 2 इंटू इस T की वैल्यू है स्मॉल mg इंटू कॉस थीटा इज इक्वल कैपिटल M इंटू जी, तो जी कैंसिल हो गया, तो कैपिटल M की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस M के बराबर होगी, सॉरी ये स्मॉल m की वैल्यू जो होगी वो कैपिटल M बाय 2 cos थीटा के बराबर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई गिवन थीटा तो है नहीं, फिक्स कोई तो भी डिफाइन एंगल नहीं है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, मान लीजिएगा 0 और 90 के बीच में ये एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखिए जैसे जैसे ये एंगल थीटा 90 को अप्रोच करेगा तो ये cos थीटा की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, और क्योंकि थीटा 90 होता है तो cos 90 0 हो जाता है, 0 को अप्रोच करेगी, तो आप जानते हो डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो ये वैल्यू जो बहुत बड़ी हो जाती है, तो स्मॉल m की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करनी चाहिए। इसका मतलब इसमें जो टेंशन होना चाहिए इस रस्सी में वो इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो टेंशन भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है। इसका मतलब है इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को आप इस तरह से थीटा को 90 रखते हुए यू कैन नॉट सस्टेन द इक्विलिब्रियम, मान लीजिए ऐसा, इस तरह से रखना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। ये स्मॉल m मास
अगर थीटा 90 होना है ना, तो ये ऐसे ही होना चाहिए ना, ये वाला एंगल अगर थीटा 90 होना है तो वर्टिकल के साथ ये वाली रस्सी 90 बनाना है, ये भी 90 बनाना है। तो ये हाईली इम्पॉसिबल सिचुएशन ही है, हाईली इम्पॉसिबल सिचुएशन है। का है हाईली इम्पॉसिबल सिचुएशन है सर, क्योंकि इस तरह से अगर ये स्ट्रेट इसके ऊपर यहाँ पे ब्लॉक लटकाने के बाद भी, इस पॉइंट के पास ब्लॉक लटकाने के बाद भी अगर स्ट्रिंग पैरेलल यही सा हॉरिजॉन्टली अगर रहना है तो थीटा 90 होना चाहिए। थीटा 90 होना चाहिए मतलब उसके लिए स्मॉल m की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, यानी टेंशन इनफाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब ये जो रस्सी है, इस रस्सी में टेंशन इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, और कोई भी किसी भी इलास्टिक, चाहे वो कितना भी इलास्टिक मटेरियल क्यों ना हो, वो इनफाइनाइट टेंशन को बियर नहीं कर पाएगा, उससे पहले ये टूट जाएगा। तो कोई भी सिस्टम इस तरह से एक रस्सी इस तरह से हॉरिजॉन्टली लगाई हुई, मतलब ये वाली रस्सी अगर हॉरिजॉन्टली किसी भी हाल में, चाहे मासेस चाहे कोई भी ले लो, ये सिस्टम जो है, ये वाला पॉइंट एकदम यहाँ पर जाके ये दोनों रस्सियाँ इस तरह से हॉरिजॉन्टल होना नामुमकिन है। खैर चलो, ये तो नहीं पूछा जाए, मतलब थीटा किसी भी हाल में 90 नहीं होना चाहिए। तो थीटा 90 नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू होगी 1। तो फिर जब cos थीटा सबसे बड़ा होगा तो स्मॉल m आपका सबसे छोटा होगा। तो cos थीटा सबसे बड़ा कितना है? 1। तो स्मॉल m आपका सबसे छोटा होगा कैपिटल M/2। तो cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अब 0 को तो नहीं लेना है आपको, तो 1 से छोटा है। तो cos थीटा जब 1 से छोटा है तो ये जो वैल्यू होगी आपकी m/2 से बड़ी होगी, है ना। ये m/2 और ये बाय फ्रैक्शन से डिवाइड करें ना, cos थीटा 1 से छोटा है मतलब फ्रैक्शन है। तो m/2 को अगर फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो तो ये जो वैल्यू होगी वो m/2 से ज़्यादा ही होगी। इसका मतलब आपका जो m है वो m/2 से ज़्यादा होगा। अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू m/2 होगी, और थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो m की वैल्यू आपकी m/2 से ज़्यादा होगी। सो योर m शुड बी ग्रेटर दैन, ज़्यादा होना चाहिए, m/2 से बड़ा होना चाहिए। ये वाला इक्विलिब्रियम सस्टेन होने के लिए आपका जो मास है cos थीटा चाहे कुछ भी रहने दीजिएगा। अगर मान लीजिएगा cos थीटा की वैल्यू 60 है, थीटा की वैल्यू 60 है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होगा। 1/2 होगा तो 2 कैंसिल, तो स्मॉल m की वैल्यू इस केस में कैपिटल M होनी चाहिए, है ना। मतलब m की वैल्यू n के बराबर है, इसका मतलब m/2 से तो ज़्यादा ही है ना। तो हर हाल में ये जो स्मॉल m है, ये दोनों तरफ से लटके हुए, उनकी जो वैल्यू है यहाँ पे जो मास है ना, उससे उसकी जो हाफ वैल्यू है ना, उससे m/2 से ज़्यादा होना चाहिए, m/2 से ज़्यादा होना चाहिए। m/2 से कम अगर हो जाएगा ये वैल्यू, अगर इनकी वैल्यू अगर m/2 से कम हो जाएगा तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगी, राइट। तो दिस शुड बी द रिलेशन। या फिर इक्वल भी चलेगा, इक्वल चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। ये वैल्यू अगर m/2 के इक्वल हो गया तो आप देख सकते हैं जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी, यहाँ तो नहीं हो सकती, इसके लिए इसकी जो लेंथ है बहुत लंबी रखनी पड़ेगी, तब ये थीटा 0 को अप्रोच करेगा। तो थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो m की वैल्यू आपकी m/2 के बराबर हो सकती है। लेकिन जब ये डिस्टेंस काफ़ी जब बड़ा है, नॉन जीरो है, तो ये थीटा कभी हो ही नहीं सकता। अप्रोच कर सकता है थीटा 0 को, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम इनइक्वालिटी शायद ये इक्वालिटी वाले को नहीं लिखते। तो एक ही कंडीशन पॉसिबल है, हो सकता है ऑप्शन में आपका m, ये भी ऑप्शन रहेगा, m इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू m/2। तो इसे नहीं टिक करना है, क्योंकि ये जब नॉन जीरो है तो ये 0 होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपका स्ट्रिक्टली जो m है, ये दोनों m कैपिटल m/2 से बड़े होने चाहिए, राइट। m की m/2 से बड़े होने चाहिए। अगर स्मॉल m की वैल्यू m/2 से छोटी हो गई तो ये इक्विलिब्रियम सस्टेन नहीं होगा। तीसरा जो सवाल है, देखिए इसमें सोच तो रहे थे एक्सेलरेटेड मोशन वाले प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, कोई नहीं, वो शायद नहीं हो पाएगा अभी, अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम की काफ़ी प्रॉब्लम्स, ये तो बस कुछ सिंपल लेवल के ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो सीरीज होगा एडवांस लेवल और ओलंपियाड लेवल के जो भी सवाल बनेंगे इक्विलिब्रियम के या एक्सेलरेटेड मोशन के, उसका एक अलग से लेक्चर सीरीज बनेगा। इसी चैप्टर के एंडिंग के बाद आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए ये जो इधर दो इंक्लाइन प्लेन, ये वाला इंक्लाइन प्लेन जो है इस हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाता है, और ये वाला इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बनाता है। तो जब ऐसे दो इंक्लाइन प्लेन है तो ये इंक्लाइन प्लेन इसके ऊपर, और ये यहाँ पर एक स्फीयर रखा गया है जिसका मास है m। तो इस ये वाला इंक्लाइन प्लेन इसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये वाला इंक्लाइन प्लेन इसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस n के टर्म में निकालना है, तो mg के टर्म में निकालना है। तो देखिए इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पहले बीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम इसका। देखिए सबसे पहले
ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर नीचे लगेगा। दूसरी बात है, इसकी वजह से नॉर्मल लगेगा। याद रहे, स्मरण रहे, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर लगेगा, और कभी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके सेंटर से पास होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होगा। तो देखिएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इसका नाम हम देते हैं N2, राइट, N2 नाम देते हैं। सेंटर से जा रहा है, इसको सरफेस को परपेंडिकुलर। अब इस सरफेस की वजह से लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कैसे होगा? इसके भी सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके सेंटर को भी सेंटर से भी पास होना चाहिए। This is the normal reaction exerted by this inclined plane on the sphere, and N2 is the normal reaction exerted by this inclined plane on the sphere, right? Okay, तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई फोर्सेस लग रहे हैं स्फीयर के ऊपर। आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तीन ही लग रहे हैं, और फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है। यहाँ पे हम सारे के सारे इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ अज्यूम कर रहे हैं फिलहाल। सो इसके अलावा कोई और नहीं लगेंगे। तो अभी नाउ वी वांट टू फाइंड N1 एंड N2 इन टर्म्स ऑफ Ng। तो क्या किया जा सकता है, देखिएगा। तो यहाँ पे अगर FBD बनाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन ले लेते हैं। ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल वाला है, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, और ये वर्टिकल डायरेक्शन, इसे हम वाई एक्सिस ले लेंगे। हो गया। तो एक बात तो समझ में आई सर, Mg को तोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमने जो ली हुई डायरेक्शन जो y है उस डायरेक्शन को पैरेलल है। तो तोड़ने की आवश्यकता N2 को और N1 की है। लेकिन उससे पहले मुझे ये वाले एंगल भी तो पता होनी चाहिए। आई डोंट नो अबाउट दिस एंगल्स। ओके, क्या किया जा सकता है उस एंगल्स के बारे में? देखिए, यदि ये वाला एंगल अगर आपका ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस की, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। सो ये नॉर्मल, ये एंगल अगर मैं निकाल दूं तो हो जाएगी बात पक्की। तो ये वाला एंगल अल्फा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल अल्फा ही है। ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है, आप देख सकते हैं, ये 90 है। तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस अल्फा बनेगा। मतलब N1 जो है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस अल्फा एंगल बनाएगा यहाँ पर, ये वाला। अब देखिएगा इधर, ये नॉर्मल N1 जो है इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा, और ये सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो ये वाला एंगल 90 है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी 90, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही है। तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये पूरा 90 है, तो ये वाला अल्फा हो जाएगा सीधे से। तो ना उसी तरह से ये वाला एंगल हमारा बीटा है, ये हमारा N2 है, ये बीटा है, ये 90 डिग्रीज है, तो ये 90 माइनस बीटा, ये 90 माइनस बीटा है। किसके बीच में का? हॉरिजॉन्टल और N2 के बीच में का एंगल। ये N2 की डायरेक्शन, देखिएगा जो फोर्स की डायरेक्शन होती है उसे हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो N2 की लाइन ऑफ एक्शन देखिए ऐसी है, ये N2 की लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस बीटा बनाएगी, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस, तो इसके साथ भी 90 माइनस बीटा बनाएगी, तो इसके साथ बीटा एंगल। तो प्रॉब्लम काफी सिंपल हो गया है। अभी देखिएगा, जो पॉइंट है, स्फीयर को एक पॉइंट मास लेते हैं और दो डायरेक्शन ऐसे लेते हैं। देखिए इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एक तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स उस स्फीयर का Mg। एक्स एक्सिस के साथ N1 कितना एंगल बनाता है? अल्फा एंगल बना रहा है, और आपका N2 जो है एक्स एक्सिस के साथ समथिंग बीटा एंगल बनाता है। अब इसे सॉल्व करना काफी आसान है। देखिए इनमें से हमने जो लिए हुए डायरेक्शन एक्स और वाई ये है, तो इनमें इन दोनों डायरेक्शन में अगर ये तीन फोर्सेस को अगर मैं देखता हूं तो Mg ऑलरेडी वाई डायरेक्शन में है, तो उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं। N2 और N1 एक्स और वाई के बीच में है, तो दोनों को भी हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इस N2 का ये डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा वो N2, देखिए इधर वाला कॉस होगा, थीटा की तरफ हमेशा याद रखिएगा कॉस रहेगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? N2 कॉस बीटा, तो ये वाला होगा N2 साइन बीटा। तो उसी तरह से इस N1 का इधर वाला कंपोनेंट होगा आपका N1 cos, एंगल की तरफ का जो भी कंपोनेंट रहेगा वो cos रहेगा, और इधर वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो होगा N1 sin अल्फा। तो सिंपल सी बात है सर। अभी इसके ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर y डायरेक्शन के फोर्सेस की अगर मैं बात करता हूं, जब y की बात कर रहा हूं तो x को भूल जाना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट y डायरेक्शन में कितने फोर्सेस से खींचा जा रहा है? N1 cos अल्फा प्लस N2 cos बीटा, और नीचे कितने फोर्स से खींचा जा रहा है? Mg, इसलिए माइनस, और टोटल इक्विलिब्रियम में है इसलिए 0। तो कुल मिला के N1 cos अल्फा जो है आपका प्लस N2 cos बीटा
इसका समेशन आपके mg के बराबर होना चाहिए। अब रही बात x डायरेक्शन में जो लगने वाले दोनों फोर्सेस है वो भी तो एक दूसरे को कैंसिल करनी चाहिए, क्योंकि दो ही तो लग रहे हैं, तो ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर n2 sin बीटा मस्ट बी इक्वल टू n1 sin अल्फा। तो इसमें से n2 sin बीटा को n2 को आप रिप्लेस कर सकते किसी एक के टर्म में, n1 में रिप्लेस करेंगे, n1 sin अल्फा बाय ये होगा sin बीटा। तो इसमें n2 के बदले आप n1 sin अल्फा बाय sin बीटा इसमें पुट करेंगे, तो पूरा का पूरा इक्वेशन जो है n1 में आ जाएगा, ताकि हम n1 की वैल्यू mg के टर्म में निकाल सकते हैं। देखिएगा n1 cos अल्फा, n2 के बदले में हम लिखेंगे n1 sin अल्फा बाय sin बीटा, n2 के बदले तो ये लिखा, लेकिन cos बीटा अभी भी बचा हुआ है यहाँ पर cos बीटा, तो उधर क्या बच रहा है mg। सिंपल सर, इसमें भी n1 है, इसमें भी n1 है, इसे कॉमन लेते हैं और एलसीएम अगर लेता हो तो इधर cos अल्फा sin बीटा, sin अल्फा cos बीटा, cos अल्फा sin बीटा, sin अल्फा cos बीटा, मतलब ये कुछ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। नीचे sin बीटा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो mg sin बीटा। तो कुल मिला के n1 की जो वैल्यू बन रही है हमारी mg sin बीटा बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो n1 आ जाता है, तो इस n1 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो n2 भी आ जाएगा। तो n2 की वैल्यू अगर इसमें n1 की वैल्यू ये पुट करता उसमें, तो देखो साइन बीटा उधर साइन अल्फा, नीचे साइन बीटा ये कट जाएगा, तो कुल मिला के ये होगा mg साइन अल्फा बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से कुछ हद तक हमने इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे, अगर कोई ब्लॉक इक्विलिब्रियम में नहीं है, राइट, तो किसी भी सिस्टम ऐसी जो एक्सेलरेटेड मोशन में होगी, इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, तो एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटेजी होगी, उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।